हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम करने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन की पॉलिसी क्या थी इंडिया में, उसके बारे में लास्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा थर्ड पार्ट होगा और ये फाइनल पार्ट है। ये भी हमारा 40 मिनट से 50 मिनट तक जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे, इसके बाद फिर हम इनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी समाज में इंडिया में आने के बाद, कैसे इन्होंने काम किया था, क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, वो सब देखेंगे। तो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमें आगे भी जाके पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये मैं यहाँ पे आपको कवर करवा देती हूँ। और जो डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशन का वो किस तरीके से हुआ था उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखना है हमें। द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करने के लिए आई थी और प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न था इनका। सिर्फ इनका जो मेन मकसद था वो प्रॉफिट लेना था इंडिया से, कि कैसे भी करके इनको फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा इनको किसी भी तरीके से अपना लेना था। हैड नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन। इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। इनका सिर्फ मकसद था कि ये सिर्फ यहाँ से जितना हो सके उतना प्रॉफिट, उतना पैसा कमा के अपने इंग्लैंड में ले जा सके। फॉर द फर्स्ट 60 ईयर्स, तो शुरू के जो 60 साल थे यानी 60 ईयर्स थे इनके इंडिया में आने के बाद, तब तक जो ये बोल रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो 60 सालों तक इनका सिर्फ मकसद था सिर्फ ट्रेड करना, प्रॉफिट ले जाना। उस टाइम पे इनका मकसद इंडिया में रहना नहीं था या फिर यहाँ पर रूल करना नहीं था। बस इनका मकसद यही था कि इंडिया से सारा अमाउंट जितना भी पैसा है वो यहाँ से लेकर अपने इंग्लैंड में ले जाए, अपने देश में ले जाए। और बस इनका उस टाइम पे इतना ही मकसद था, कोई ऐसा मकसद नहीं था इनका कि इनको एजुकेशन को प्रमोट करना था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन्टेड अ फ्यू नॉलेजेबल इंडियंस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहती थी कि उनको ज़रूरत थी कुछ नॉलेजेबल इंडियंस की जो पढ़े लिखे हो, हु कुड हेल्प देम इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन लैंड। जो इनकी हेल्प कर सके इंडिया को मैनेज करने के लिए, तो इनको थोड़े पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इंडियंस थे, ताकि वो इनकी हेल्प कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करने के लिए, इंडियन लैंड को मैनेज करने के लिए। इन एडिशन टू दिस, इसके एडिशन में दे वॉन्टेड टू रिकॉग्नाइज द लोकल कस्टम्स। तो इसके एडिशन में अगर हम बात करें तो ये चाहते थे कि लोकल कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करें और लीगल गाइडलाइंस को प्रॉपरली मैनेज करें। ठीक है। जो मिशनरीज थे ये हेल्प करते थे इन द अनफोल्डिंग द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो जो मिशनरीज हुआ करते थे जो बाहर से आते थे इंडिया में, वो कहीं ना कहीं हेल्प करते थे वेस्टर्न एजुकेशन लाने के लिए इंडिया में, इन द मेन फॉर देयर प्रोजलाइटेशन टास्क में। अब हम देखेंगे दे हुक्ड अप मैनी एजुकेशनल सेंटर्स। तो ये क्या करते थे, काफ़ी सारे एजुकेशनल सेंटर्स इन्होंने बनाने की कोशिश की विद एजुकेशन एज द बेस्ट मेथड टू एंड विच वॉज द सिविलाइज एंड क्रिश्चनाइजिंग द इंडियन पीपल। तो इनका मकसद क्या था कि ये वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस लोगों को पढ़ाना चाहते थे। अपना जो इनकी रीति रिवाज थे, अपनी जो नॉलेज थी, अपना जो इनका कल्चर था, वो चाहते थे कि वो ये चीज़ें इंडियंस को सिखाएं। तो ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे ब्रिटिशर्स। और कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को भी हमने देखा है कि इसमें कन्वर्ट करने के लिए इंडियंस पे जोर डाला गया था। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखने को मिली है लास्ट वीडियोज़ में। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, कंपनी रूल, ठीक है, कंपनी के रूल में जो चार्टर एक्ट आया था 1813, यहाँ से स्टार्ट हुआ था एजुकेशन का मेन डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट 1813 जो कंपनी रूल था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी उस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। द एक्ट जो था, ये जो एक्ट था 1813 का, ये एक्ट जो है ऑथोराइज करता था मिशनरीज को टू ट्रैवल करने के लिए इंडिया में और स्प्रेड करने के लिए एजुकेशन। तो ये अलाउ करते थे बाहर के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, कि वो इंडिया में ट्रैवल करें और यहाँ पर एजुकेशन की जो मेन पर्पज़ है, जो एजुकेशन का महत्व है, वो यहाँ पर बताए लोगों को। अकॉर्डिंग टू द 1813 चार्टर एक्ट, द कंपनी हैड टेकन ऑन अ पोर्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इंडिया में कुछ पोर्शन में ही सही, लेकिन वो एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और लोगों तक एजुकेशन पहुंचाएंगे। इनको ज़रूरत थी कि अब इंडिया में भी लोग जो है पढ़े लिखे हो। वो इनके खुद के प्रॉफिट के लिए था, ताकि वो लोग अब इनके काम आए, पढ़े लिखे होंगे तो ये अपना काम जो कारोबार है वो उनसे करवाएंगे और ये खुद फ्री रह सकेंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक मकसद था। अ सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपी हैज़ बीन सेट असाइड ईच ईयर। तो कम से कम भी अगर हम बात करें कि नॉट लेस देन का मतलब है कि 1 लाख से कम नहीं होता था, 1 लाख या इससे ज़्यादा ही हुआ करते थे, हर साल खर्च किया जाता था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करने के लिए। एंड द राइवल
रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए अमंग द पीपल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया में जहाँ तक ब्रिटिशर्स फैले हुए थे, उस पूरे एरिया में साइंटिफिक नॉलेज और लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल कम से कम भी तो 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा खर्च किए जाते थे। ठीक है, द अमाउंट सेट असाइड इन इज इनसफिशियंट टू मीट द एजुकेशन नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अब जो ये 1 लाख जो इन्होंने लोगों ने कहा कि हम 1 लाख खर्च करेंगे, पर इंडिया इतना बड़ा था, मिलियंस ऑफ पीपल्स यहाँ रहते थे, तो कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपए थे ये इनसफिशियंट अमाउंट था एजुकेशन के लिए। इनको और पैसे की ज़रूरत चाहिए थी उस टाइम पे, और पैसा खर्च करना था इनको एजुकेशन प्रमोट करने के लिए और बाकी लोगों को एजुकेशन देने के लिए। इन कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, एडुकेट फंड्स वर नॉट फोर्थ कमिंग, तो कुछ फंड्स एज इट मतलब खास फंड्स नहीं मिल पा रहे थे। एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस वॉज रेदर स्लो, तो एजुकेशनल प्रोग्रेस तो थी वो कहीं ना कहीं स्लो हो रही थी, जितनी तेजी से ये बढ़ाना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया था इनका। लॉर्ड मैकॉले का यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो लॉर्ड मैकॉले मिनट जो था ये 1835 में आया था। ऑन जून, देखिए आप लॉर्ड मैकॉले के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, हमने जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो निकाली है अभी तक, ये तीसरा पार्ट है, तीनों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इनके बारे में एक अलग से एक पेज पे एक अलग नोट बना लेना कि लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन में वर्क किया था, इन्होंने जुडिशली में वर्क किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लॉर्ड मैकॉले मिनट आया था 1835 में, तो जून की 10 तारीख थी 1834 में लॉर्ड मैकॉले इंडिया में आते हैं। तो एग्ज़ाम में स्पेशली पीएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मैकॉले इंडिया में कब आए थे, तो 1834 10 जून को आए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1834 में आपको बता दूं कैसे याद रहेगा, 1813 में 33 में एक चार्टर एक्ट आया था हमारा, उसके जस्ट 1 साल बाद लॉर्ड मैकॉले इंडिया आते हैं। एज अ लॉ मेंबर बन के आते हैं ये ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके लॉ मेंबर बन के लॉर्ड मैकॉले जो है 1834 में इंडिया आए थे। डेट क्या थी, 10 जून। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नेम्ड प्रेजिडेंट ऑफ द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, तो इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया था किसका, जनरल कमेटी जो थी पब्लिक को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका प्रेसिडेंट भी लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ही वॉज टास्क्ड विथ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसाइजर्स, तो इनको एक टास्क मिला रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो ओरिएंटलिस्ट होते थे और एंग्लिसाइजर, कहने का मतलब एक पुरानी सोच वाले और एक नई सोच वालों के बीच में जो मतभेद चल रहा था उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने का जिम्मा किसको दिया गया, लॉर्ड मैकॉले को दिया गया। इनकी जो अपॉइंटमेंट है, मार्क्ड अ वाटर शेड, तो अब वाटर शेड का मतलब है कि चीज़ों को पानी की तरह वो कर देना, स्मूथली इन्होंने रन किया इस चीज़ को। तो इनको इनका जो अपॉइंटमेंट था इंडिया में एज अ लॉ कमिश्नर, आप बोल सकते हो लॉ मेंबर, मार्क्ड अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री। वाटरशेड मूवमेंट कहने का मतलब है कि इंडियन की एजुकेशन हिस्ट्री में, इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने में इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो है जो इंडिया में एजुकेशन है उसको अच्छी तरीके से इनके हिसाब से जो ये चाहते थे वो ये कर पाए थे। इन हिज कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी से एज अ लॉ मेंबर जो इनकी कैपेसिटी थी, ही हैड बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड हिज लीगल ओपिनियन, इनसे कहा गया कि आप अपनी लीगल ओपिनियन बताइए ऑन एनी अदर पॉसिबल यूज of 1 lakh rupees set aside for education other than oriental education alone। अब इनसे बोला गया, एज ए लॉ मेंबर थे ये जो, कि इनको बोला गया कि आप एक लीगल ओपिनियन दीजिए अपना जिसमें ऐसा कुछ पॉसिबल हो कि जो 1 लाख रुपए जो ये हर साल दे रहे हैं वो एजुकेशन के लिए परफेक्ट हो जाए, ना कि एक ओरिएंटल एजुकेशन जो पुरानी रूढ़िवादिता चल रही है, लोकल लैंग्वेज या लोकल एजुकेशन को छोड़ के एक प्रॉपर जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन भी इंक्लूड था, वो एजुकेशन हम 1 लाख रुपए में कैसे कर सकेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क था किसके पास, लॉर्ड मैकॉले के पास। ही वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द 1800 चार्टर एक्ट, ये आपको ध्यान रखना, भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, व्हेन द पेपर कंसर्निंग द डिस्प्यूट वर प्रेजेंटेड टू हिम इन द काउंसिल, जब पेपर्स पे ये सारे कंसर्न और डिस्प्यूट्स इनके सामने रखे गए काउंसिल में, ही रोट हिज फेमस मिनट, इन्होंने अपना एक फेमस मिनट यानी कि अपने एक फेमस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी कंसर्निंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें इन्होंने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉर्ड मैकॉलेज मिनट, जो कि 1835 में आया था। क्लियर हो गया। अब वुड डिस्पैच भी, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1854 में आया था ये, तो 1857 की क्रांति से कुछ साल पहले की बात है कि वुड डिस्पैच आया था, इसमें भी एजुकेशन को लेकर काफ़ी काम किया गया था।
सेवरल एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन ट्राइड सिंस द चार्टर एक्ट 1813। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, कब से? 1813 के चार्टर से चलते आ रहे थे। अ नंबर ऑफ एजेंसीज हैड बीन एट वर्क इन देयर ओन वेज। काफ़ी एजेंसीज ने अपनी तरफ से वर्क किया एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अमंग द पीपल्स। सेवरल कॉन्ट्रोवर्सीज हैड बीन रेज्ड, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। एंड सम ऑफ स्टिल, मतलब उनमें से कुछ जो थे रिक्वायर्ड थे फाइनल डिसीजन, तो उनमें से काफ़ी कुछ फाइनल डिसीजंस लिए गए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? बाय 1853, तो जब 1853 आया, देखिए वुड डिस्पैच 1854 में आया था। तो वुड डिस्पैच आने का कारण क्या था कि 1853 में क्या हुआ? देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द एंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए आज पॉपुलेशन सर्वे होता है, आज अब कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है कि कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन की मतलब सेंसस होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। तो उस टाइम पे भी ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लोगों को लगी कि अब एक हमें सर्वे करवाना चाहिए पूरे इंडिया के लैंड पे एजुकेशन को लेकर, एंड टू डेवलप करने के लिए अ डिटेल्ड पॉलिसी। मतलब इनका ये मतलब था, हमें देखना है कि इंडिया के किस किस कोने में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, किस कौन कौन अनपढ़ है, उसके हिसाब से फिर इनको प्लानिंग करनी थी, उसके बाद इनको पॉलिसीज़ बनानी थी, वो इम्प्लीमेंट करने थे। तो ये डिज़ायर इनको 1853 में लगी। तो डिटेल्ड पॉलिसी बनानी थी इनको फॉर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। तो सर्वे कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें आगे फ्यूचर में पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ अगर हम बात करें, एज अ रिजल्ट अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सर चार्ल्स वुड। तो 1853 में जब डिज़ायर हुई कि हमें एक सर्वे करवाना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, तो एक कमेटी बनती है सर चार्ल्स वुड की, टू कंडक्ट करने के लिए अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द एंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के पूरे फील्ड पे एजुकेशन को सर्वे करना था हम लोगों को। तो ये कमेटी किसके अंडर आई थी? तो ये थे सर चार्ल्स वुड। तो इसको ये हमने वुड डिस्पैच का नाम दिया था, जो कि 1854 में आया था, ठीक है। फॉलोइंग द सर्वे द एजुकेशनल रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड। तो इस सर्वे को फॉलो करके जो एजुकेशनल रिपोर्ट बन के आई वो सबमिट करी गई कब? जुलाई 19 1854 में। वॉज पॉपुलरली नोन एज वुड डिस्पैच बिकॉज इट वॉज रिटन इन हिज इंस्टेंस, इनके इंस्टेंस पे लिखा गया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट फेमस थिंकर जॉन स्टॉर्ट मिल हैड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस रिपोर्ट प्रिपरेशन। देखिए बात क्या थी, कह रहे हैं कि जो एजुकेशनल रिपोर्ट निकल कर आई सर चार्ल्स वुड के अंडर, वो 19 जुलाई 1854 में निकल के आई। तो इसका नाम क्या दिया गया इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट का नाम दिया गया वुड डिस्पैच। अब बोल रहे हैं कि इनका नाम वुड डिस्पैच इसलिए दिया गया, वुड के नाम से, यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, सर चार्ल्स वुड, इनके नाम पे इसलिए बनाया गया क्योंकि इट वॉज रिटन इन हिज इंस्टेंस, इनके इंस्टेंस में ये बना था। जबकि कहा जाता है कि जो फेमस थिंकर थे जॉन स्टॉर्ट मिल, इनका भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसकी प्रिपेयर करने में, लेकिन नाम किसके दिया गया? सर चार्ल्स वुड का, ठीक है। तो वुड डिस्पैच बोला गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी यूपीपीएससी का एग्जाम हो, एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया किसको बोला गया है? तो वुड डिस्पैच को बोला गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, मैग्ना कार्टा वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है? तो वो वुड डिस्पैच में यूज़ हुआ है ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट, ये पहला, देखिए ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो एक सर्वे के थ्रू किया गया था इन विजन मास एजुकेशन इन इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में मास एजुकेशन, बड़े लेवल पे एजुकेशन देने की बात किस में की गई थी? तो वो वुड डिस्पैच था। क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे हम हंटर के बारे में, सॉरी हंटर एजुकेशन के बारे में। अब ये एजुकेशन का हमने पढ़ना अंडर क्राउन रूल। अभी तक हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो वो हमने कहाँ देखा? 1854 तक का। अब देखिए 1857 में तो क्रांति हो जाती है, तो हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सीपॉय म्यूटिनी। तो इसके बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया था और जो सारी पावर है वो ब्रिटिश यानी कि क्राउन ने ले ली थी अपने अंडर। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एजुकेशन अंडर क्राउन रूल। क्लियर? हंटर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो ये भी एजुकेशन के लिए आया था। ये 1882 से 1883 के बीच में आया था, 82 से 83 के बीच में। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1882 टू असेस करने के लिए द अचीवमेंट ऑफ द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 अंडर डब्ल्यू हंटर। अब ये बोल रहा है कि हंटर एजुकेशन कमीशन क्यों बनाया गया? जो 1882 में
बना था, जो वुड डिस्पैच ने 1854 में जो अचीवमेंट्स थी उसको कंप्लीट करने के लिए डब्ल्यू हंटर के अंडर में जो है ये हंटर एजुकेशन कमीशन जो है ये बना। ये एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ द स्टेट के रोल को इन द एक्सपेंशन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए फर्स्ट टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लेकर किस में बात हुई है, तो वो हंटर एजुकेशन में जो हंटर कमीशन था एजुकेशन के बारे में उसके अंदर बात हुई है, तो ये आप नोट कर लो। ठीक है। इट एम्फेसाइज्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की अथॉरिटी किसके पास थी, अथॉरिटी टू डिस्ट्रिक्ट्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स के पास थी अथॉरिटी। इट एडवोकेट फॉर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी, देखिए दो तो एजुकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन ये बोल रहा है सेकेंडरी के भी हमारे दो टाइप के एजुकेशन होंगे। लिटरेरी होगा अप टू यूनिवर्सिटी एंड वोकेशनल फॉर अ कमर्शियल करियर, यानी कि लिटरेरी भी होगा यूनिवर्सिटी में और एक वोकेशनल होगा जो कि हमारे कमर्शियल करियर के लिए होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, एक लिटरेरी की बात हुई है और एक वोकेशनल की बात हुई है। ये किस में हुई है, सेकेंडरी एजुकेशन में हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये सब हंटर कमीशन के अंडर था। फिर आता है हमारा द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। इस एक्ट ने प्लेस किया था द गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो दिस एक्ट प्लेस्ड द गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी इंचार्ज कौन बना, गवर्नमेंट बना सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का। द एक्ट का मेन प्रोविजन क्या था, ये एक्ट बनाया क्यों गया, मोर एम्फेसाइज किया इसने ऑन स्टडी पे फोकस किया और रिसर्च पे इन यूनिवर्सिटीज़ रेदर देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ स्टडीज़ और रिसर्च पे की बात की गई है इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में। द नंबर ऑफ फेलोज वॉज रिड्यूस्ड एंड द गवर्नमेंट वॉज टू नॉमिनेट दैम। ठीक है। द गवर्नमेंट नाउ हैज़ वीटो पावर, गवर्नमेंट के पास वीटो पावर है ओवर यूनिवर्सिटीज़ सीनेट डिसीजन में। स्ट्रिक्टर अफिलिएशन रेगुलेशन, ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, अब तीसरा क्या आया, गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा चेंजेस लेके आई है, 1913 की बात हो रही है। द गवर्नमेंट रिफ्यूज़ करता है टू कंप्लाई करने के लिए विद द डिमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट लीडर्स टू इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मना कर देती है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं नेशनल मूवमेंट, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो नेशनल लीडर्स थे हमारे, गांधी जी बोल सकते हो, बाद में और भी काफ़ी सारे थे, बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हो, वल्लभ भाई पटेल थे, काफ़ी सारे लोग थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला इनको ब्रिटिशर्स को कि आप इम्प्लीमेंट करिए कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दीजिए लोगों के लिए। कंपलसरी कहने का मतलब है कि हर किसी को पढ़ना ही पड़ेगा प्राइमरी एजुकेशन, आज के डेट में कंपलसरी है। तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे ना हो जो अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन ना दे पाए, तो उनके लिए भी ये कंपलसरी कर दीजिए आप। तो लेकिन जो ब्रिटिशर्स है इसने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। दे डिड नॉट वॉन्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि गरीब लोग भी पढ़ाई करें, उनका मेन मकसद था जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पेमेंट कर सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन बनाया जाए। लेकिन जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हुआ करते थे हमारे इंडियंस, वो चाहते थे कि सभी लोगों को कंपलसरी कर दो आप, कि प्राइमरी एजुकेशन नीडेड है। तो लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मास एजुकेशन हो इंडिया में। However, he announced a future policy to eradicate illiteracy. फिर इन्होंने एक फ्यूचर पॉलिसी अनाउंस करी, इरेडिकेट यानी ख़त्म करने के लिए, इलिटरेसी जो अनपढ़ता है या अनपढ़ जो लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए, सबको पढ़ाने के लिए इन्होंने एक फ्यूचर पॉलिसी बनाई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट व आस्क्ड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनसे कहा गया कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए प्रोवाइड कराने के लिए फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पुअरर। अब जो गरीब लोग हैं और जो मोर डिसएडवांटेजेस क्लास है उनको आपको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ये इन्होंने पॉलिसी बनाई। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हुआ, क्वालिटी एंड प्राइवेट एफर्ट्स टू इम्प्रूव। देखिए प्राइमरी में आपको फ्री और एजुकेशन मिल गई, जो कि सिर्फ पुअर हैं और एडवांटेजेस क्लास हैं इनको फ्री मिलेगा। और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने क्या किया, क्वालिटी बढ़ाई और प्राइवेट एफर्ट्स को इम्प्रूव करने की बात करी। ईच प्रोविंसेस विल हैव इट्स ओन यूनिवर्सिटीज़, सारे प्रोविंसेस के अपने खुद के यूनिवर्सिटीज़ बन चुके थे। एक आता है हमारा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 के बीच में।
तो जब सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, ये भी एजुकेशन को लेके ही कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं। इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट, तो ये मेनली बनाया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड रिपोर्ट बनाने के लिए ऑन द कॉज ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ पुअर परफॉर्मेंस। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो पुअर परफॉर्मेंस आ रही थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था 1917 और 19 में। बट इट एंडेड अप, ये एंड हो गया रिव्यूइंग ऑल द कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू करते करते। 7 न्यू यूनिवर्सिटीज़ वर स्टैब्लिश्ड इन मैसूर। देखिए 7 नई सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के अंदर क्या हुआ, ये इस कंट्री के इसने सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू किया और उसके बाद क्या हुआ, 7 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। कहाँ पे? मैसूर में, पटना में, बनारस में, अलीगढ़ में, ढाका में, लखनऊ में और उस्मानिया में। ये 7 जगह आपको याद होनी चाहिए कि किस कमेटी के अंदर 7 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। तो वो था हमारा सैडलर यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। और कौन सी वो 7 यूनिवर्सिटीज़ थी, इनके नाम यहाँ पर हैं, आप याद कर लेना। एज अ पार्ट ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, एजुकेशन वॉज शिफ्टेड अंडर प्रोविंसेस। अब एजुकेशन को प्रोविंसेस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, प्रांतों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। एंड द सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी वर हैंडेड ओवर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब सैडलर कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी वो किसके हाथ में दे दी गई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई। इट रिजल्टेड इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया कहाँ पे? एजुकेशनल सेक्टर के अंदर। अब क्या किया? अब एजुकेशन की हम बात करेंगे अंडर डायरकी। देखिए हमें पता है कि 1919 के बाद डायरकी आ गई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हार्टॉग कमेटी आती है 1929 में। तो देयर इज़ नो नीड फॉर कंपलसरी एजुकेशन, ये बोलता है कि कंपलसरी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है इफ़ प्राइमरी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड। अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जा रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंपलसरी एजुकेशन की, ये बोलता है हमारा हार्टॉग कमेटी। ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को परमिट मिलना चाहिए अटेंड करने के लिए हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट स्कूल्स। तो जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो डिजर्विंग होगा, सिर्फ उसी को ये लोग बोल रहे हैं अलाउ करेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में। वाइल जो एवरेज बच्चे होंगे शुड बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल कोर्स, उनको ये इन्होंने बोला जो थोड़े एवरेज हैं, इंटेलिजेंट नहीं है, उनको ये वोकेशनल कोर्सेज में डाइवर्ट कर देंगे। यूनिवर्सिटी एडमिशंस हैव बिन रेस्ट्रिक्टेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स। अब इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशंस जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर दिए अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। ये किसके अंडर हुआ? हार्टॉग कमेटी के अंदर। फिर आता है हमारा सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन जो है, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिवाइज्ड द सर्जेंट प्लान इन 1944। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड थी एजुकेशन की, वो लेकर आते हैं सर्जेंट प्लान। तो ये आता है 1944 में, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या बोलते हैं, सर्जेंट एजुकेशन प्लान जो है ये रिकमेंड करते हैं 1994 में कुछ अपने चीज़ें इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। प्री प्राइमरी एजुकेशन और चिल्ड्रन एज, देखिए आज हम पढ़ते हैं ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो कि एज होती है उन बच्चों की 3 से 6 साल। ये इन्होंने बोला सर्जेंट एजुकेशन प्लान ने, जो आज भी हम लागू करते हैं अपनी उसमें एजुकेशन के प्लान में। जो हमारी नेशनल पॉलिसी आती है एजुकेशन के ऊपर, उसमें भी ये चीज़ है। फ्री यूनिवर्सल, देखिए फ्री भी है, यूनिवर्सल यानी सबको, और कंपलसरी यानी सबके लिए ज़रूरत है एलिमेंट्री एजुकेशन। अब फ्री, कंपलसरी और यूनिवर्सल, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होगी, यूनिवर्सल यानी हर किसी के लिए होगी, हर कोने कोने में होगी, और कंपलसरी है, होनी ही चाहिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ये भी कब आया? सर्जेंट एजुकेशन प्लान में, ये आज भी हम लागू करते हैं। हाई स्कूल एजुकेशन, अब हाई स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज होगी 11 से 17, उनकी बात हो रही है। 3 ईयर यूनिवर्सिटी कोर्स, जो आज भी है 3 साल की ग्रेजुएशन आफ्टर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के बाद, विद 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस होंगे 12वीं करने के बाद आपके पास क्या है? अकेडमिक, आप कोई अकेडमिक कोर्स करिए या फिर टेक्निकल कोर्स करो या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करो। तो अकेडमिक या फिर टेक्निकल या फिर वोकेशनल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ये सर्जेंट एजुकेशन प्लान का हिस्सा था। फिर बोलते हैं द गोल वॉज टू अचीव द सेम लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट एज एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड इन 40 ईयर्स। तो ये जो गोल था अचीव किया हमने सेम लेवल पे, जो एजुकेशनल अटेनमेंट एग्जिस्ट था उस टाइम पे इंग्लैंड में, तो उसको अचीव करने में 40 साल लगे। डिस्पाइट बीइंग अ बोल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, बोल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाने के बजाय ये प्रपोज करते थे नो मैथडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब आता है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्धा स्कीम, जो कि बेसिक एजुकेशन की बात करता है बाय आईएनसी। इन आईएनसी कौन थे आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है इन 1937 में, ठीक है। 1937 की बात है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यानी कि आईएनसी जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अ कॉन्फ्रेंस इन वर्धा। तो वर्धा में कॉन्फ्रेंस बनाया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया डिस्कस करने के लिए एजुकेशन के बारे में। ये डेवलप करता है अ स्कीम फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब इन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया, किसने, वर्धा स्कीम ने, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इंडियंस के द्वारा, ये पहली स्कीम थी जिसमें इंडियंस शामिल थे, इन्होंने बनाया था, ठीक है। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, इन्होंने जोर दिया कि बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें जो वो एक्टिविटी करके अपनी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में फॉलो करके जिसको सीख सकते हैं, बेस्ड ऑन गांधीज आइडिया। तो वर्धा स्कीम किसके आइडिया पे बेस्ड थी, तो वो गांधी जी के आइडिया पे बेस्ड थी, ये ध्यान रखना है। अब उसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स द सिलेबस शुड कंसिस्ट ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट। बहुत ही बेसिक चीज़ें होनी चाहिए सिलेबस में, हैंडीक्राफ्ट यानी आर्ट्स और ड्राइंग्स के थ्रू समझाया जाना होना चाहिए उसमें। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन शुड बी फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी शुरू के 7 साल की स्कूलिंग में आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। एवरीवन शुड एजुकेट स्टूडेंट, हर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है हिंदी में टिल क्लास 7th तक और इंग्लिश में आफ्टर क्लास 7th। क्लियर हो गया। हाउ एवर इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड एज मैनी मिनिस्टर्स फ्रॉम INC स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि ये इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी सारे मिनिस्टर जो थे INC के, वो कहाँ चले गए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ उनका फोकस चला गया। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई थी। फिर आया था डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। अब वर्नाकुलर एजुकेशन क्या था, इसका डेवलपमेंट क्या था। विलियम एडम्स, इनकी रिपोर्ट थी वर्नाकुलर एजुकेशन के बारे में इन बंगाल और बिहार के ऊपर, जो इन्होंने पब्लिश करी थी 1835 में, 36 में और 38 में। आइडेंटिफाई किए थे कुछ फ्लॉज थे सिस्टम में, यानी कुछ कमियां थी, उसको बताया था इन्होंने। किसका बारे में बात हो रही है, विलियम एडम्स, ध्यान रखना। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यानी यूपी की बात हो रही है, फ्रॉम 1843 से लेकर 53 तक, जो जेम्स जोनाथन थे, देखिए इनका नाम बहुत फेमस है, जेम्स जोनाथन। ये एक्सपेरिमेंट करते थे, इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन गवर्नमेंट स्कूल एज अ मॉडल स्कूल बनाया इन्होंने इन ईच तहसीलदार में, एंड अ नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर ट्रेनिंग फॉर वर्नाकुलर स्कूल्स। अब टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी एक वर्नाकुलर स्कूल्स बनाए इन्होंने, हर गवर्नमेंट मतलब वन गवर्नमेंट स्कूल, हर एक गवर्नमेंट स्कूल का मॉडल बनाया हर एक तहसीलदार में। तो ये किसका काम था, विलियम एडम ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये एक्सप्रेस करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए इन अ फेमस मिनट इन 1853 में। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी भी वर्नाकुलर एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं। द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर वर्नाकुलर एजुकेशन वर इंक्लूडेड वुड डिस्पैच। तो कुछ प्रोविजंस हैं जो वर्नाकुलर एजुकेशन में वुड डिस्पैच से लिए गए थे, जो कि 1854 में आया था। वो क्या था, वो ये था कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हमें पढ़ानी है, गवर्नमेंट का सुपरविजन था उसमें, और टीचर्स विल बी ट्रेंड इन ऑर्डिनरी स्कूल्स, टीचर्स के लिए भी वर्नाकुलर स्कूल्स बनाए गए थे जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी। देखिए आज भी होता है ये वाला काम। तो फ्रॉम 1854 से लेके 1871 तक जो गवर्नमेंट थी वो प्रायोरिटाइज कर रही थी सेकेंडरी एंड वर्नाकुलर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रही थी। द नंबर ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स हैज़ मोर देन 5-fold इंक्रीज, तो वो इंक्रीज होने लग गए। जो हंटर कमीशन आया था ये रिकमेंड करता था डेट द स्टेट मेक स्पेशल एफर्ट्स, स्टेट्स को एक स्पेशल एफर्ट्स बनाने चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वर्नाकुलर एजुकेशन इन 1882। मास एजुकेशन यानी कि हर किसी के लिए एजुकेशन, सारी जनता के लिए एजुकेशन वॉज टू बी व्यूड एज अ इंस्ट्रक्टिंग द मासेज इन वर्नाकुलर्स। तो कहने का मतलब था कि वर्नाकुलर्स यानी मासेस तक जो लोग थे, जितने भी ज़्यादा लोग हो सके उन सबको वर्नाकुलर एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। 1904 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, हमने देखा था, जो प्रायोरिटाइज कर रही थी वर्नाकुलर एजुकेशन को और इंक्रीज कर रही थी उसकी फंडिंग्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। जो हार्टॉग कमेटी थी, इन्होंने पेंट किया अ ब्लीक पिक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन 1929, ये हमने अभी देखा। 1937 में कांग्रेस मिनिस्टर्स एनकरेज करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज स्कूल्स। अब डेवलपमेंट होता है टेक्निकल एजुकेशन का। देखिए वर्नाकुलर एजुकेशन की हमने बात कर ली, अब हम देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज था वो बनाया गया 1847 में, ध्यान रखना है, एंड द कोलकाता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वॉज फाउंडेड इन 1856। तो ये दो कॉलेजेस बनाए गए थे जो कि टेक्निकल कॉलेज बनाए गए थे एजुकेशन को फॉलो करने के लिए। ओवरसियर्स स्कूल इन पूना वॉज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड विद बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन
1800, मतलब बाद में इसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी का पार्ट बना दिया गया 1858 में। मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ये एफिलिएट किया गया था विद गाइंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ। दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में 1835 में, उसको मार्क किया गया द बिगनिंग ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन का बिगनिंग कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में बनाया गया था मेडिकल कॉलेज पहली बार 1835 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट का हिस्सा है। लॉर्ड कर्जन का भी काफ़ी बड़ा हाथ है कंट्रीब्यूट करने के लिए, सिग्निफिकेंटली टू ब्रॉडन करने के लिए ओवरऑल बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। अब लॉर्ड कर्जन काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो कहीं ना कहीं इनको पता था पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, तो इन्होंने ब्रॉडन यानी बढ़ाने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा कि सारे के सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, वो प्रोवाइड कराए जा सके, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग हो, वेटरनिटी साइंस हो, कोई भी हो, तो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को लागू करने के लिए लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ है। ही फाउंडेड एन एग्रीकल्चर कॉलेज इन पूसा। देखिए पूसा के बारे में सबको पता होगा, आज का भी बहुत फेमस कॉलेज है। तो पूसा को जो एग्रीकल्चर कॉलेज है ये भी फाउंड किया इन्होंने, विच सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर सिमिलर इंस्टीट्यूट इन अदर प्रोविंसेस में। अब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, ब्रिटिश इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुआ ओवरऑल। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इनके एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से पहले इंडिया में गुरुकुल्स होते थे और मदरसाज होते थे। हिंदूज के लिए गुरुकुल्स और मुस्लिम्स के लिए मदरसा वर द प्राइम सोर्स ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, डेट यूज्ड टू डिलीवर रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन। तो कहने का मतलब यही है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में गुरुकुल्स और मदरसाज ही स्कूल हुआ करते थे, प्राइमरी सोर्स होता था हमारे एजुकेशन का, जहाँ पर ज़्यादातर या सिर्फ बोल सकते हैं रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन, धार्मिक बेस्ड एजुकेशन ही हम लोगों को करवाई जाती थी। ऑल्सो देयर वर अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस एंड इवल्स इन सोसाइटी, ठीक है। बट ब्रिटिश एजुकेशन रिवॉल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आज जो एजुकेशन हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है, थोड़ा रिवॉल्यूशनाइज किया, चेंज किया इन्होंने, और जो रिलीजियस बेस्ड को इन्होंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बनाया इंडिया में। दे इंट्रोड्यूस्ड स्कूल, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, और यूनिवर्सिटीज़ बनाई जो हमारा 3 साल का कोर्स होता है या 4 साल का कोर्स होता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। ऑल्सो द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया वुमन को फाइट करने के लिए अपने एजुकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन जो था वुमन के लिए, वो भी ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही आया इंडिया में। क्लियर हो गया? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है एजुकेशन पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि सोशल और इकोनॉमिकली इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है ब्रिटिशर्स का। आज हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक हेडलाइन पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें बाद में डिटेल में भी पढ़नी है, ठीक है, जब हम प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न। तो अब द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज मोर ऑन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश रूल के टाइम पे पड़ा था। एज इंडिया विटनेस्ड सम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, कुछ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुए इन द सोशल फ्रंट, एंड कुछ रिग्रेसिव, कुछ खराब पॉलिसीज थी इकोनॉमिक फ्रंट को लेके, वो चीज़ें हम देखेंगे। देखिए सोशली तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी जो रूढ़िवादिता चल रही थी, सती प्रथा चल रही थी, विडो की रीमैरिज के लिए अलाउ नहीं करते थे, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन इकोनॉमिकली रिग्रेसिव पॉलिसीज़ थी, सिर्फ इंडिया को खोखला किया है ब्रिटिशर्स ने। तो सोशली फ़ायदा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकली हमें बहुत नुकसान करके वो लोग यहाँ से गए हैं। सोशल इम्पैक्ट हम देखें ब्रिटिश रूल इन इंडिया का, तो सबसे पहला जो लोगों के माइंड में हिट करता है 1829 में आया था सती अबॉलिशन एक्ट। सती को मतलब अबॉलिशन आएगा यहाँ पे, सॉरी, सती को अबॉलिश करना। कहने का मतलब सती प्रथा वो होती थी कि आपके अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो औरत को उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो ये चीज़ बहुत गंदी थी। आज के टाइम पे खैर ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन इंडिया में, मॉडर्न इंडिया आप मान सकते हो, उस टाइम पे भी ये चीज़ें फॉलो की जाती थी। इट वॉज अंडर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिक का नाम, क्योंकि सती प्रथा किसने अबॉलिश की थी, एग्जाम में आया है। तो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? वो थे विलियम बेंटिक। किसके साथ मिलके, कौन से इंडियन ने इनको सपोर्ट किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने इनको, इनके भी काफ़ी एफर्ट्स थे सती को अबॉलिश करने में, इस एक्ट को पास करने में। तो दो फेमस पर्सनैलिटी हैं, ब्रिटिशर्स की साइड है विलियम बेंटिक और इंडियंस की साइड है राजा राम मोहन रॉय। इन दोनों ने मिलकर जो है सती प्रथा को अबॉलिश किया था एक एक्ट पास करके 1829 में। फिर आया था फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1802। ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी ध्यान रखना है कि फीमेल का इन्फेंटिसाइड एक्ट जो था ये 1802 में आया था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर आया था।
प्रीवियस गवर्नर जनरल्स थे जिन्होंने ट्राई किया था इस एक्ट को पास करने के लिए, वो कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक थे। देखिए विलियम बेंटिक ने यहाँ भी ट्राई किया, और लॉर्ड हार्डिंग वन थे। ठीक है, अब स्लेवरी की देखें हम कि स्लेवरी अबॉलिशन, यानी कि हम बोल सकते हैं स्लेवरी बोलते हैं किसी को दास बनाना। ठीक है, तो दास प्रथा जो थी वो अबॉलिश कब हुई? 1833 में। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो 1833 में स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ, दास प्रथा का एंड हुआ। इट वॉज मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, प्रोहिबिट किया था इन्होंने, खत्म किया था स्लेवरी को फॉर द एंटायर ब्रिटिश एम्पायर। इन इंडिया इट केम इन टू इफेक्ट, इंडिया में ये कब आया? 1843 में आया। देखिए ये जो स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट है ये बनाया ब्रिटिश में गया था, तो 1833 में पूरे ब्रिटिश में इसको खत्म कर दिया गया था दास प्रथा को, लेकिन इंडिया में ये इफेक्ट में कब आया? 10 साल बाद आया, 1843 में, यानी 1843 में, अंडर गवर्नर जनरल एलन ब्रूक। तो एलन ब्रूक का नाम आपको ध्यान रखना है, इनके अंडर में स्लेवरी इंडिया में कब अबॉलिश हुई थी? 1843 में। लास्ट देखेंगे हम इसके बारे में, सॉरी फोर्थ है इसका ह्यूमन सेक्रीफाइस अबॉलिशन एक्ट। देखिए ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी इंसानों को सेक्रीफाइस किया जाता था, बलिदान दिया जाता था, ये एक्ट कब पास हुआ? 1846 में। इट वॉज पास्ड अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। 1846 में ह्यूमन सेक्रीफाइस एक्ट पास हुआ था 1846 में। इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड बाय कोंड ट्राइब। देखिए ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन का बलिदान देना, उनको सेक्रीफाइस करना, ये कोंड ट्राइब है, कोंड ट्राइब बोलते हैं उड़ीसा में, ये आज भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस को बोलते हैं हम मेरिया सिस्टम। अगर एग्जाम में आपको आया कि मेरिया सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो ये ह्यूमन सेक्रीफाइस से रिलेटेड है, और ये कहाँ की प्रथा है? ये उड़ीसा की जो ट्राइबल्स हैं कोंड ट्राइब, वहाँ की प्रथा है ये। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, अब कास्ट बेस पे जो डिसेबिलिटीज़ होती थी उसका भी रिमूवल एक्ट किया इन्होंने 1850 में, और ये किसके अंडर हुआ? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अंदर हुआ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। तो लॉर्ड डलहौजी जो जहाँ एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए थे, जो कि काफ़ी गलत चीज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म ये लेकर आए थे, ये सही था। विडो रीमैरिज एक्ट, जिसके बारे में बताया मैं, अगर कोई विधवा है तो उसको दोबारा शादी करने की अलाउड नहीं करते थे लोग उस वक्त में, तो विडो रीमैरिज यानी कि जो विडोज थी यानी कि विधवा, वो रीमैरिज यानी दोबारा शादी कर सकती हैं। ये एक्ट कब आया? 1856 में, ठीक एक साल पहले, 1857 की क्रांति से एक साल पहले 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था। ये पास हुआ था अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। आपको ये डेट ध्यान रहेगी क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 1850 या 49 के आसपास ये अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है वो फॉलो करनी शुरू कर दी थी। तो इन दोनों को आप डेट के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो कि दोनों ही कौन लेकर आया होगा? लॉर्ड डलहौजी। विडो रीमैरिज वर मेड लीगल, इसको लीगल बना दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भी एफर्ट है। देखिए आपको दो चीज़ ध्यान रखने की, सती को अबॉलिश करने में विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय थे। विडो रीमैरिज को लागू करने के लिए लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स लगे हुए थे इस एक्ट को पास करने के लिए। तो ये कुछ हो गए हमारे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़े थे ब्रिटिश रूल में इंडिया पे। थोड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स अब हमें देखने हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ा था। ब्रिटिश वर फॉलोइंग द पुटिंग आउट सिस्टम, तो ब्रिटिशर्स क्या फॉलो कर रहे थे? पुटिंग आउट सिस्टम, जिसका मतलब मैं आगे समझाऊंगी। फ्रॉम 1600 से लेकर 1750 तक इस सिस्टम से दे वर गिविंग एडवांस टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड ही ये लोग अपनी थिंकिंग लेकर आए थे, फॉर मैन्युफैक्चर करने के लिए, आर्टिकल्स चीज़ों को बनाने के लिए, एंड टू पीजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। आफ्टर 1750, देखिए सत्ता जो है 1757 की जो लड़ाई होती है, बैटल होता है, उसके बाद ही चेंज होती है। तो आफ्टर 1750 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है ब्रिटेन में, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रिटिश हैं वो डिस्करेज करते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कहाँ? ब्रिटेन में। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा, डर कि अब हमारा नुकसान होगा, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज करना शुरू कर दिया। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी। अब इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु वर डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, देखिए इंडिया में उस टाइम पे जो परसेंटेज थी लोगों की, पॉपुलेशन की, इंडस्ट्री पे जो डिपेंड थे, 1911 में अगर हम बात करें तो वो 8% थे, और 1921 पे क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया 6%, और ये 2% गिरे किसकी वजह से? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। बिफोर 1853 की अगर हम बात करें, हुआ क्या था, ओनली अर्बन इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। 1853 में जो शहर में जो इंडस्ट्रीज बनी हुई थी वो डिस्ट्रॉय करी गई थी।
बट आफ्टर 1853 रूरल में जो मतलब गांव में जो इंडस्ट्रीज बनी हुई थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी। किसकी वजह से? रेलवे बनाने के चक्कर में इन्होंने सारी इंडिया की इंडस्ट्रीज खराब कर दी। द मनी स्पेंट ऑन रेलवे वॉज ह्यूज। तो जो मनी रेलवेज पे स्पेंड हो रहा था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट था। इन दिस रिगार्ड तिलक ने क्या बोला ये देखते हुए कि डेकोरेटिंग नेबर्स वाइफ विद आवर ज्वेलरी, यानी कि हम डेकोरेट कर रहे हैं नेबर की वाइफ को विद आवर ज्वेलरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज बून टू ब्रिटेन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बून यानी कि ब्रिटेन के लिए तो अच्छा रहा, लेकिन बेन टू इंडिया, इंडिया के लिए बहुत खराब रहा। एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया की ही चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, इंडिया की चीज़ों से हम अपने ब्रिटेन यानी कि नेबर उसकी वाइफ को सजा रहे थे अपनी ज्वेलरी से। ये कहावत किसने बोली? ये तिलक ने बोली। ठीक है। इन 1833 आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट ऐसी आ गई तो आपको पता नहीं चलेगा। इन 1833 चार्टर एक्ट में क्या हुआ? द मोनोपोली राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 20-20 साल का जो चार्टर एक्ट पास हो रहा था उसमें इनके बढ़ते हुए चार्टर के साथ इनकी जो राइट्स हैं वो अबॉलिश्ड हो रहे थे। तो 1833 में क्या अबॉलिश्ड हुआ? इनकी जो मोनोपोली थी, मोनोपोली जो थी कहने का मतलब है राइट्स जो थे इनके पास कि सिर्फ यही इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, वो एंड हो गया। सिर्फ ट्रेड किसकी मोनोपोली बची? टी की मोनोपोली बची इनके पास चाय की खेती के लिए और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, बस ये दो मोनोपोली इनके पास बची। बाकी सारी मोनोपोली इनकी अबॉलिश कर दी गई। अब था कि दूसरी कंपनियां आके इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। 1833 के चार्टर एक्ट में ओपन हुआ टी एंड चाइना ट्रेड टू अदर कंपनीज ऑल्सो। अब इसमें क्या हुआ? दूसरी कंपनीज के लिए भी टी और चाइना ट्रेड का जो है ये ओपन हो गया। सो बाय द एक्ट द कंप्लीट मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड। तो इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो कंप्लीटली एंड हो गया था। विद ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, विलेज सेल्फ सफिशिएंट वॉज गॉट डिस्टर्ब्ड। जो विलेज में जो सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर जो लोग थे, जो अपना काम खुद करते थे, वो डिस्टर्ब हो गए इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। एवरी विलेज हैड सम फंक्शनरीज, हर विलेज का अपना खुद का फंक्शंस था, हर एक की अपनी अलग स्पेशलिटी थी, उनकी ज़मीनें अलग थी, उस हिसाब से वो लोग काम करते थे। नीड ऑफ द विलेज वर मेट इन अ रेसिप्रोकल मैनर। ठीक है। इन दिस रिगार्ड एक यूएस ऑथर थे जिनका नाम था भुचनन, भुचनन नाम था यूएस ऑथर का। वो क्या बोलते थे? स्टील रेज पायर्स्ड इनटू द आर्मर ऑफ सेल्फ सफिशिएंस ऑफ विलेज। तो कहने का मतलब इनका यही था कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। काबिलियत होने के बाद भी वो सिर्फ इंडिया से जो है कमाई करके इंडिया का सारी चीज़ें वो बाहर भेजा करते थे और इंडियंस को ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की किसने बोला है? तो एक यूएस ऑथर थे बुचनन, उन्होंने ये वर्डिक्ट दी थी अपनी। वेरियस ऑथर्स, काफ़ी सारे ऑथर्स थे जिन्होंने बुक लिखी थी ऑन द ब्रिटिश प्लंडरिंग ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब जो ब्रिटिशर्स लूट कर रहे थे इंडिया में रहते हुए ही इंडिया को जो खोखला कर रहे थे, ये कहावत इन्होंने भी बोली, यूएस के ऑथर थे। और ये कहावत इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने अपनी बुक के थ्रू लिखी। तो पहली बुक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने लिखा पॉवर्टी, जो ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में आया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगर ब्रिटिशर्स नहीं होंगे तो इंडिया कैसा होगा। एंड मीन्स एंड, यानी कि खत्म मतलब खत्म। ये बुक भी किसने लिखी? एंड का मतलब एंड होता है, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी। एंड इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, यानी कि इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, ये किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। ये बुक का नाम ध्यान रखना। आरसी दत्त ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये लास्ट स्लाइड है हमारी। इस बुक में जो आरसी दत्त कहते हैं कि जो नादिर शाह थे ये फार बेटर थे। देखिए नादिर शाह भी फॉरेन इन्वेडर था, ये भी इंडिया में सिर्फ इन्वेड करने के पर्पज से आया था, इसको इंडिया में रूल नहीं करना था। इसको बस पता चला था कि इंडिया में बहुत पैसा है, बहुत खजाना है, तो उसी के पर्पज से इंडिया में लूट और प्लंडर करने आए थे। तो आरसी दत्त अपनी बुक बोलते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि इंडिया को ब्रिटिशर्स से अच्छे तो नादिर शाह थे, ये भी बाहर से ही आए थे, ये फार बेटर हैं देन द ब्रिटिश। नादिर शाह प्लंडर इज ओपन, नादिर शाह ने जो अटैक किया लूट करने के पर्पज़ से, प्लंडर करने के पर्पज़ से, वो ओपन था, उसने खुलेआम किया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने प्लंडर किया अनसीन लाइक लीचेस, इन्होंने इंडिया को अंदर से खोखला किया, ऊपर से नहीं किया, इन्होंने अंदर से खोखला किया इंडिया को। तो नादिर शाह को ये ब्रिटिशर्स से काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि कम से कम उसने जो किया ओपनली किया, अटैक करने के पर्पज़ से आया। दूसरी लाइन इन्होंने क्या बोली कि नादिर शाह ने लूट किया था हाउस ऑफ रिच।
ठीक है, यानी कि इन्होंने जो अमीर लोग थे उनके घरों को लूटा था, उनकी चीज़ों को लूटा था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इनकी रॉबरी जो है ये ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि इन्होंने गरीबों को भी नहीं छोड़ा। ग्रास रूट लेवल का मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं बचा था कि जिसका ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन ना किया हो। द ब्रिटिश टेक वाटर वेपर इन इंडिया एंड रेन इन इंग्लैंड। देखिए बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वाटर वेपर, यानी कि जो हम बोलते हैं कि नीचे नदी है ऊपर सूरज है, यहाँ से अगर पानी हवा बन के जा रहा है ऊपर और फिर यहाँ से बादल में से बारिश होती है, तो ये बोल रहे हैं कि जो वाटर वेपर यहाँ से ऊपर जा रहा है ये ब्रिटिशर्स इंडिया से लेके गए, लेकिन रेन कहाँ करी इन्होंने? इंग्लैंड में। यानी कि इंडिया की चीज़ें, इंडिया का ही रॉ मटेरियल इंडिया से ले गए और बरसात कहाँ करी इन्होंने? इंग्लैंड में करी। पैसा कहाँ पहुँचाया? इंग्लैंड में पहुँचाया। तो यह बहुत बड़ी बात थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया, ब्रिटिशर्स का क्या था इंडिया में। इसके बाद हमारा जो है ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का 3rd पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा 8th पार्ट होगा। यहाँ पे ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।